हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 यानी कि मैथमेटिक्स सेकंड के चैप्टर नंबर 6 निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रल की। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनुप्रयुक्त गणित सेकंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के मैथमेटिक्स सेकंड चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। उन वीडियो को देखने के लिए स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ पर सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाइड फिजिक्स सेकंड और अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के प्लेलिस्ट कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स 2022 के अनुसार वहां पर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुप्रयुक्त गणित सेकंड अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड कंप्लीट कोर्स न्यू सिलेबस 2022 के अनुसार आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। सेकंड सेमेस्टर के लिए यह सब्जेक्ट होता है और सभी ब्रांच के लिए होता है। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं और हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाली सभी कोर्स की वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 6 निश्चित समाकलन डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है निश्चित समाकलन की। तो देखिए, जब किसी फलन का समाकलन दिए गए किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के लिए किया जाता है तो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। क्या कि जब किसी फलन का समाकलन दिए गए किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के लिए किया जाता है तो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। आइए समझते हैं कि यदि f(x) dx का इंटीग्रेशन f(x) + c हो तो f(b) - f(a) को सीमाओं यानी कि a और b के मध्य निश्चित समाकलन कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि पहले हम क्या करते थे, सिंपल फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते थे, लेकिन अब क्या है कि ये इंटीग्रेशन एक लिमिट के अंडर में होगा, लिमिट के अंदर होगा। जैसे a और b लिमिट है तो उनके मध्य में हमको समाकलन करना है। तो इससे हम निम्न रूप में व्यक्त करेंगे। कैसे? कोई फंक्शन है, उसकी लिमिट है इंटीग्रेशन की a to b, ठीक है, a to b लिमिट है इंटीग्रेशन की। तो जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो फंक्शन आएगा उसको हम क्या करते हैं, f(x) और अपर लिमिट और लोअर लिमिट में उसको तोड़ देते हैं। तो जो अपर लिमिट होती है उसको पहले लिखते हैं x के जगह पर जिसके रेस्पेक्ट में हमने समाकलन किया है, और लोअर लिमिट को हम माइनस में बाद में लिखते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि निश्चित समाकलन जो है वो अद्वितीय होता है और यहाँ पर a और b जो है वो समाकलन की क्या है, सीमाएं हैं। तो समाकलन की सीमाएं कैसे हम क्या देख सकते हैं, देखिए, इंटीग्रेशन लिमिट a to b f(x) dx में a को जो समाकलन चिन्ह में नीचे लिखा जाता है, समाकलन चिन्ह में नीचे जो a लिखा हुआ है वो समाकलन की निम्न सीमा कहलाती है, लोअर लिमिट कहलाती है, और b जो ऊपर लिखा हुआ है उसको उच्च सीमा यानी कि अपर लिमिट कहते हैं। विधि क्या है इसको करने की, तो इसको करने की विधि देख लीजिएगा। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, पहले बताई गई विधियों से समाकलन करेंगे और समाकलन नियतांक नहीं लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इसमें समाकलन नियतांक नहीं लिखते हैं क्योंकि इसमें जो है एक लिमिट में समाकलन हम करते हैं। इस राशि को बड़े कोष्टक में रखकर कोष्टक के दाहिने ओर निम्न और उच्च सीमा लिखते हैं। अब क्या करेंगे कि समाकलन की चर राशि की जगह उच्च सीमा तथा निम्न सीमा रखकर उच्च सीमा के से हम प्राप्त राशि से निम्न सीमा से प्राप्त राशि का हम अंतर निकालते हैं, यानी कि उच्च और निम्न सीमा को रख करके जो राशि होगी उसका हम अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन को हल करते हैं, कैसे समझिएगा। देखिए, हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन लिमिट a to b 1/x dx, x के रेस्पेक्ट में हमें इसका समाकलन करना है। तो देखिएगा, हमें पता है कि 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है, और log x की लिमिट हमारे पास हो जाएगी, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। तो अपर लिमिट को पहले रखेंगे, माइनस में लोअर लिमिट रख देंगे, तो log b माइनस log a हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे पास log का फॉर्मूला होता है कि log m माइनस log n, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं log m अपॉन n। तो इसी तरीके से log b माइनस log a है तो log b अपॉन a हो जाएगा। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। पहले हम एक कांस्टेंट लिखते थे समाकलन नियतांक को प्लस में, लेकिन यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिएगा इसको। इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/4 tan स्क्वायर x dx, इसको हमें जो है सॉल्व करना है। तो देखिएगा, tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे, और जब हम इनको माइनस में लिखेंगे तो दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे
इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस के इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 4 1 डी एक्स। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 10x आएगा और लिमिट जो है वो लिखी जाएगी 0 टू पाई बाई 4। इसी तरीके से 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो x आएगा और लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई बाई 4। तो अपर लिमिट है पाई बाई 4, तो पहले हम x के स्थान पर पाई बाई 4 रखेंगे 10 में, और फिर हम 10 में x के स्थान पर लोअर लिमिट 0 रखेंगे माइनस में। ठीक है, तो 10 पाई बाई 4 माइनस 10 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें x की जगह पर पहले हम रखेंगे पाई बाई 4 और माइनस में रखेंगे हम लोअर लिमिट 0। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 पाई बाई 4 यानी कि 10 45 का मान होता है 1 और 10 0 का मान होता है 0, माइनस पाई बाई 4 का पाई बाई 4 माइनस 1 इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में पाई बाई 4 होगा, 0 को हम लिखेंगे नहीं, और यहाँ पर क्या होगा 1। तो 1 माइनस पाई बाई 4 और 1 माइनस पाई बाई 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस पाई अपॉन 4 आ जाएगा। यही हमारे पास आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 4 और रूट में दिया हुआ है 1 माइनस साइन 2x dx। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि जो 1 है, जो यहाँ पर 1 है, यदि उसको हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखें तो वो कोई भी दिक्कत नहीं देने वाला है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक सर्वसमीका है, सर्वसमीका जो है 1 होती है। तो यहाँ पर 1 के स्थान पर हमने लिखा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस में जो साइन 2x है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में। ठीक है, अब देखिएगा इसको जब हम टोटल कंप्लीट देखते हैं तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बना, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा, और जब ये रूट कैंसिल हो जाएगा ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर और रूट, तो ये दोनों अलग अलग लिखे जा सकते हैं, जैसे कि कॉस एक्स को हमने यहाँ पर लिखा अलग और साइन एक्स को हमने अलग लिखा। अब क्या करने वाले हैं कि cos x का इंटीग्रेशन करेंगे, sin x आएगा 0 टू पाई बाई 4 लिमिट हो जाएगी, और sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x आएगा, और sin x का इंटीग्रेशन ध्यान रखिएगा माइनस में cos x होता है इसलिए माइनस में, और लिमिट हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर जब हम लिमिट रखेंगे तो पहले अपर लिमिट रखा यानी कि साइन पाई बाई 4, फिर लोअर लिमिट रखा साइन 0 माइनस में हो गया। अब यहाँ पर माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर प्लस। ठीक, अब cos x है तो पहले अपर लिमिट रखी जाएगी, cos पाई बाई 4 हो जाएगा, फिर लोअर लिमिट 0 है तो माइनस cos 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका हम मान निकालेंगे तो साइन पाई बाई 4 यानी कि साइन 45 का मान होता है 1 बाई रूट 2, साइन 0 का मान होता है 0, cos 45 का मान 1 बाई रूट 2 होता है, cos 0 का मान होता है 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आएगा 1 बाई रूट 2, ठीक है, और प्लस में 1 बाई रूट 2 और माइनस में 1। तो यहाँ पर जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बाई रूट 2 और माइनस 1। तो यहाँ पर देखिएगा इससे हम इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट 2 माइनस 1, क्योंकि जब हमारे पास 2 ऊपर है और रूट 2 नीचे है, अगर सेम संख्या रूट में है और सेम संख्या बिना रूट के हमें दी हुई है अपॉन में, तो हम उसको कट करके जहां पर रूट नहीं है वहां पर हम रूट लिख देते हैं उसी संख्या के ऊपर, तो क्या आ जाएगा रूट 2 माइनस 1। क्लियर। अब देखिएगा निश्चित समाकलन के प्रतिस्थापन द्वारा अगर हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। यदि समाकलन करते समय प्रतिस्थापन करना पड़े तो निश्चित समाकलन की सीमाओं को भी प्रतिस्थापन की चर राशि के अनुसार परिवर्तित करना होगा, यानी कि निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन विधि इस तरीके से हम लगाएंगे कि यदि हमें प्रतिस्थापन करना पड़ता है तो उसकी लिमिट को भी प्रतिस्थापित करना होगा। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे कि हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट 0 टू 1 e की पावर x cos ex dx। ठीक है, अब यहाँ पर हमने माना कि e की पावर x कितना है t है, और e की पावर x dx जब हम करेंगे तो क्या आएगा dt आ जाएगा। ठीक, अब हम इसकी लिमिट को भी चेंज करेंगे। हमने क्या कहा था कि लिमिट को भी हमें प्रतिस्थापित करना है। तो देखिए जब यहाँ पर 0 है, x इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x के रेस्पेक्ट में है तो अभी x इक्वल टू क्या है, लिमिट 0 है, तो x इक्वल टू 0 है, तो इसमें अगर हम x इक्वल टू 0 रखें तो यहाँ पर e की पावर 0 हो जाएगा और t इक्वल टू क्या आएगा 1। अगर हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर इसमें क्या होगा कि e की पावर 1 हो जाएगा t इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा t इक्वल टू e। तो लिमिट कितनी बनेगी 1 टू e बनेगी, यानी कि जहां 0 था वहां पर हम 1 लिखेंगे और जहां पर 1 था वहां पर हम क्या लिखेंगे e लिखेंगे। क्लियर। तो यहां से हमने इसी तरीके से किया। देखिएगा जहां पर अब 1 था, जहां पर 0 है वहां पर हमने लिखा e, सॉरी जहां पर 0 है वहां पर लिखा हमने 1। तो यहां से देखिएगा जहां पर 0 है वहां पर 1 लिखेंगे तो ये आ गया, और जहां पर 1 है वहां पर हम e लिखेंगे तो हमारे पास ये आया। ठीक, और ये देखिएगा जो ex dx है, ex dx इक्वल टू क्या है dt है, तो ये वाला जो ex है और ये dx है, इन दोनों के बराबर हमने क्या लिखा dt लिखा, और cos e की पावर x है तो e की पावर x इक्वल टू t है तो cos t हो जाएगा। ठीक है,
अब इस cos t को सिंपली हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, cos t का इंटीग्रेशन होता है प्लस में sin t, तो प्लस में sin t होगा तो पहले इसकी अपर लिमिट को रखेंगे तो अपर लिमिट में हो जाएगा हमारे पास sin e और लोअर लिमिट में हो जाएगा sin 1 और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट क्लियर आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है कि इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 है, sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x है। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम किस तरीके से करेंगे, ध्यान से इसको बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके कंफ्यूज करने वाले होते हैं। ठीक है, तो देखिए sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x है, तो हमने मान लिया कि cos x इक्वल टू हमने माना t। ठीक, cos x का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x dx इक्वल टू dt आएगा। अब हम लिमिट को चेंज करेंगे तो जब हमारे पास लिमिट है x इक्वल टू 0, तो जब x इक्वल टू 0 हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा cos 0 इक्वल टू t, तो t इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि जहां पर 0 है वहां पर हम रखेंगे 1। इसी तरीके से जब हमारे पास यहाँ पर पाई बाई 2 है अभी, तो यहाँ पर जब हम पाई बाई 2 को रखेंगे तो cos पाई बाई 2 और t आ जाएगा, तो cos पाई बाई 2 क्या होता है 90, तो cos 90 क्या होता है 0, तो जहां पर पाई बाई 2 है वहां पर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। आइए देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो यानी कि लिमिट क्या हो गई, लिमिट हमारे पास हुई 0 टू, ये देखिए 0 टू 1, यानी कि जहां पर पाई बाई 2 है वहां पर हमने 0 रखा, जहां पर 0 है वहां पर हमने क्या रखा, 1 रखा, तो लिमिट हो गई हमारे इंटीग्रेशन की 1 टू 0। और ये क्या हुआ माइनस dt, कैसे कि क्योंकि sin x dx इक्वल टू क्या है, dt है, और ये माइनस चिन्ह जो है वो dt के पास जाएगा। तो देखिए जहां पर sin x dx है वहां पर हम क्या रखेंगे, माइनस dt, और 1 को ऐसे ही रखे देंगे, और cos x इक्वल टू क्या है, t है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा ये cos स्क्वायर x है। ठीक है, यहां पर क्या है, ये cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर इसलिए हम क्या है t, यानी कि ये है sin x और अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, यहां पर ये स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो क्या आया हमारे पास, माइनस को शुरू में लिया तो 0, जो लिमिट है हमारे पास 1 टू 0 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए होता है। तो एक ही जगह पर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, तो दोनों जगह पर 1 आएगा तो क्या आएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमने किया तो tan इनवर्स t आ जाएगा कि यहाँ पर फंक्शन क्या है, t है, और लिमिट में हो जाएगा हमारे पास लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट क्या है, 0। क्लियर, तो यहां पर देखिएगा किस तरीके से हम करेंगे। अब पहले अपर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे माइनस में तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस चलता रहेगा बाहर, तो देखिए tan इनवर्स जो है वो ऐसे ही लिखे देंगे, 0 जो होता है वो tan 0 का मान होता है, tan इनवर्स ऐसे ही लिखा, 1 जो होता है वो tan पाई बाई 4 यानी कि tan 45 का मान होता है। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स बाहर है, यहाँ पर अंदर tan है तो 0 का 0 आएगा, tan इनवर्स बाहर है और अंदर tan है तो क्या आएगा, केवल एंगल लिखते हैं पाई बाई 4, तो आंसर आ जाएगा, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस करेगा तो प्लस में पाई बाई 4 आंसर होगा। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे सकता है कि इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमें करना है कि अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से हम भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी 1 है, तो 1 को जब कॉस स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखेंगे। अब हर में देंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा। तो यहां से देखिएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। जब ये कॉस स्क्वायर एक्स इसके नीचे आएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कटेगा तो ए स्क्वायर बचेगा। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के भी नीचे आएगा तो क्या आएगा, tan स्क्वायर एक्स बचेगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स ये हर में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा हमें कर देना है कि tan x इक्वल टू टी मानना है। ठीक है, tan x इक्वल टू टी, तो sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब लिमिट को जब हम चेंज करेंगे तो इनके जब x इक्वल टू पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 हम यहाँ पर रखेंगे तो x इक्वल टू पाई बाई 2, तो tan पाई बाई 2 इक्वल टू टी, तो इन्फिनिटी आ जाएगा क्योंकि tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। एक लिमिट हमें मिली, दूसरी लिमिट 0 रख करके करेंगे तो tan 0 जो होता है वो 0 होता है, तो दूसरी लिमिट हमें 0 मिल गई। तो लिमिट हमारे क्या बनी, 0 टू इन्फिनिटी, और जहां पर हमारे पास tan थीटा है, देखिएगा जहां पर हमारे पास, ध्यान रखिएगा जहां पर ये sec स्क्वायर dx और ये sec स्क्वायर एक्स और dx है वहां पर हमने क्या लिखा, dt, क्योंकि ये dt है, और जहां पर tan x है तो वहां पर हमने लिखा t, यानी कि tan स्क्वायर एक्स है तो t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना हम करेंगे। इतना करने के बाद हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने पर हमने क्या करना है, यहां से b स्क्वायर कॉमन लिया, तो b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आ जाएगा, और t स्क्वायर क्यों कॉमन लिया, क्योंकि हमें जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है t के,
उस टी स्क्वायर को हमें अकेला छोड़ना है, जैसे हम एक्स स्क्वायर को अकेला छोड़ते थे। ठीक है, लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको सही तरीके से प्रतिस्थापन विधि को समझा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से करेंगे। अब 1/b स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी जो लिमिट है, तो डी टी अपॉन ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए अपॉन बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जब हमारे पास इंटीग्रेशन होता है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो वो होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। तो इसी तरीके से हम इसको करेंगे, तो यानी कि 1/b स्क्वायर आ जाएगा 1/ab, यानी कि ए की जगह पर क्या a अपॉन b है, तो 1/a क्या आ जाएगा a अपॉन b। tan इनवर्स है, और tan इनवर्स क्या होता है x अपॉन ए, तो x की जगह पर t है और a की जगह पर a अपॉन b, यानी कि t a अपॉन b आ जाएगा, और यहाँ पर लिमिट आ जाएगी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, ये b ऊपर जाएगा, तो एक जो b है, देखिए आप ध्यान से इसको देखिएगा कि एक हमारे पास ये b है, तो b ऊपर चला जाएगा और ये ए बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो tan इनवर्स, और ये देखिए b ऊपर जाएगा तो bt और ये अपॉन में a, और लिमिट हमारे पास अभी ऐसे ही है। ठीक है, अब हम इसको लिमिट को रखेंगे, तो देखिएगा यहाँ से एक b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 1/ab आ जाएगा। अब देखिए लोअर लिमिट को रखना है 0 और अपर लिमिट को रखना है इन्फिनिटी, तो पहले अपर लिमिट रखी जाती है tan इनवर्स इन्फिनिटी आ जाएगा, और लोअर लिमिट माइनस में रखी जाती है tan इनवर्स 0 आ जाएगा। अब tan इन्फिनिटी किसका मान होता है, इन्फिनिटी होता है tan 90 का मान यानी कि tan π/2, और 0 होता है tan 0 का मान यानी कि tan 0। तो यानी कि अगर tan इनवर्स है और अंदर भी tan ही है ब्रैकेट में, तो हम क्या लिखते हैं, केवल एंगल लिखते हैं π/2, और यहाँ पर एंगल है 0, तो π/2 माइनस 0 हो जाएगा, तो 1/ab π/2 माइनस 0 क्या आएगा, π/2ab, यही हमारे पास आंसर होगा। क्लियर, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ रही हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निश्चित समाकलन के प्रगुण के बारे में बात करते हैं। देखिए प्रगुण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है जो प्रगुण है वो काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं, तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन यहीं से मिलते हैं। तो देखिए इस चैप्टर से यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर मिलेंगे आपको। तो निश्चित समाकलन के प्रगुण यानी कि गुण के बारे में बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक, तो प्रगुण 1 क्या है, प्रगुण 1 है हमारे पास, यदि हमारे पास लिमिट है a टू b f(x) dx, इस तरीके से हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो उसको हम लिमिट में a टू b लिख सकते हैं और फंक्शन में ft यानी कि t को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, प्रगुण 2 क्या कहता है कि इंटीग्रेशन लिमिट a टू b f(x) dx यदि है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि माइनस लगा करके उसकी लिमिट को चेंज कर सकते हैं, यानी कि लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना सकते हैं। यानी कि लिमिट थे हमारे पास इंटीग्रेशन 0 a टू b, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बदल देंगे, इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगी b टू a और f(x) dx, फंक्शन वही रहेगा। ठीक है, प्रगुण नंबर 3 क्या कहता है, प्रगुण नंबर 3 कहता है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन लिमिट है a टू b f(x) dx, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको जो है एक सीक्वेंस में रख सकते हैं। जैसे अगर हम रखें कि लिमिट 1 टू 3 है, ठीक है, तो इनके बीच में कोई भी हम एक फैक्टर ले सकते हैं, जैसे तो लिमिट हो जाएगी 1 टू 2 और प्लस में फंक्शन है कोई लिमिट हो जाएगी फिर 2 से 3, यानी कि कंप्लीट लिमिट तक हम जो है तोड़ करके लिख सकते हैं, कितने भी हम उसको पार्ट कर सकते हैं। जैसे 1 टू 5 है तो 1 टू 2, 2 टू 3, 3 टू 4 और 4 टू 5, इस तरीके से हम इसको आगे तक प्लस में करके तोड़ सकते हैं। लेकिन ये होना चाहिए कि जो a है वो b से बड़ा होना चाहिए, काफी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जब हम उसके फैक्टर कर सकते हैं। प्रगुण नंबर 4 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा यूज होता है एग्जाम में, इसी से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। क्या कहता है कि लिमिट अगर हमारे पास है 0 से a, लिमिट है 0 से a f(x) dx है, तो 0 से a लिमिट हो जाएगी, लेकिन जो अपर लिमिट है उसको हम जो है उसमें से हम वो जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हम घटा देते हैं। ठीक है, यानी कि a माइनस एक्स, इस रूल को याद रखिएगा, इस प्रगुण को याद रखिएगा, सबसे ज्यादा यूज यही होता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट है कि यदि हमारे पास लिमिट है इंटीग्रेशन की -a टू a f(x) dx, तो वो उसको क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। यदि जो f यानी कि फंक्शन है वो माइनस में है, तो हम क्या करेंगे -fx, और यदि fx जो है वो विषम फलन है तो उसको क्या रखेंगे, कंप्लीटली वो 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यदि हम देखें कि जो f(x) है फंक्शन है उसकी लिमिट है -a टू a, तो हम उसको लिख सकते हैं टू लिमिट 0 टू a f(x) dx। लेकिन कब लिख सकते हैं, जब f जो है वो -x तो हो लेकिन fx के इक्वल हो,
जबकि एफ एक्स जो है एक सम फलन है, सम फलन है, तभी हम इसको 2 के जो मल्टीप्लाई में है वो लिमिट करके 0 टू a एफ एक्स dx लिख सकते हैं, वरना हम क्या करेंगे अगर विषम होगा तो उसको कंप्लीटली 0 बना देंगे। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या कहता है कि यदि लिमिट हमारे पास इंटीग्रेशन की 0 टू 2a है, फंक्शन एफ एक्स dx है, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 लिमिट 0 टू a एफ एक्स dx। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन कब लिख सकते हैं यदि f फंक्शन 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, और 0 कब लिखेंगे यदि f फंक्शन जो है वो 2a माइनस एक्स और माइनस एफ एक्स हो। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपके प्रगुण जो है यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रगुण को हम कैसे देखेंगे, तो एक क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 है, cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे, तो हमने माना कि जो i है वो लिमिट जो है 0 टू पाई बाई 2 cos x अपॉन sin x प्लस cos x, इक्वेशन नंबर 1। प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे, तो जहां पर हमारे पास ये x दिया हुआ है उसमें जो अपर लिमिट है उसको क्या करते हैं हम उसमें से इस फंक्शन को घटा देते हैं, यानी कि एंगल को घटा देंगे। तो यहां पर क्या है हमारे पास प्रगुण नंबर 4, लिमिट 0 टू a एफ एक्स dx इक्वल टू लिमिट 0 टू a एफ a माइनस एक्स dx। तो इस तरीके से करेंगे, यानी कि जो अपर लिमिट है वो हम क्या करेंगे फंक्शन उसी में से घटाएंगे। तो अपर लिमिट क्या है पाई बाई 2 है, तो फंक्शन को क्या करेंगे, फंक्शन को हम जो है पाई बाई 2 में से घटाएंगे। तो कैसे रखना है, देखिए लिमिट 0 टू पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, इस तरीके से हम इसको रखेंगे। और यहाँ पर पाई बाई 2 क्या होता है 90, तो cos 90 माइनस एक्स क्या होगा sin x होगा, sin 90 माइनस एक्स क्या होगा sin x होगा, और cos 90 माइनस एक्स क्या होगा cos x होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे। तो देखिएगा यहां पर हाँ ये cos 90 माइनस एक्स क्या होगा sin x और sin 90 माइनस एक्स क्या होगा cos x, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं sin cos tan ये 90 में बदलते हैं। ठीक है, तो cos का हो जाएगा sin का हो जाएगा cos, आप देख लीजिएगा। ठीक, तो हमारे पास फंक्शन बन गया, फंक्शन देखिए क्या बना 0 टू पाई बाई 2 लिमिट है और sin x अपॉन sin x प्लस cos x है, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास दी हुई है cos x अपॉन sin x प्लस cos x, तो उसको हम ऐड कर देंगे किसके साथ, इक्वेशन नंबर 2 के साथ sin x अपॉन sin x प्लस cos x, दोनों को ऐड करेंगे। देखिएगा i1 प्लस i2 यानी कि i प्लस i क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लिमिट हो जाएगी cos x अपॉन sin x प्लस cos x, इक्वेशन नंबर 1 थी। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, प्लस में करेंगे तो 0 टू पाई बाई 2 लिमिट हो जाएगी sin x अपॉन cos x प्लस sin x इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ पर जब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए लिमिट तो हमारे पास सेम है 0 टू पाई बाई 2, तो cos x प्लस sin x आ जाएगा, क्योंकि हर सेम है तो ऊपर का जुड़ जाएगा और नीचे के भी हमारे पास जुड़ जाएंगे, दोनों को कट करेंगे 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 dx आ जाएगा। तो 2i इक्वल टू x 1 का इंटीग्रेशन होता है जिसका रेस्पेक्ट में करते हैं वही फंक्शन आ जाता है, लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई बाई 2। जब हम इसको लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0 होगा, तो पाई बाई 2 ही रखेंगे। अब ये वाला 2 जब इसके नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा i इक्वल टू पाई बाई 4, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है कि आपको समझना है किस तरीके से, देखिए जब हमारे पास फंक्शन दिया हुआ होगा कि 0 टू पाई बाई 2 लिमिट हमारे पास इंटीग्रेशन की है और रूट sin x अपॉन रूट sin x प्लस कॉस रूट में है x, ठीक है dx, इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया। प्रॉब्लम नंबर 4 इसमें लगाएंगे, यानी कि जहां पर हमारे पास एंगल है वहां पर अपर लिमिट में से उस एंगल को घटा देंगे। कैसे, देखिए 0 टू पाई बाई 2 लिमिट है तो रूट साइन x है, तो रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट क्या है पाई बाई 2 है, इसी में से हम इस फंक्शन को घटाएंगे। ठीक है, और यदि नीचे हमारे पास साइन x दिया हुआ था तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस में रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है cos x होगा, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स ये भी cos x होगा, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स ये साइन x होगा, सभी रूट में लिखे जाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, दोनों को ऐड करने पर देखिएगा ऊपर के ऊपर जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो हर है वो सेम है, sin x प्लस रूट cos x हो जाएगा। ठीक है, अब जब दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों आपस में कैंसिल आउट होने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2i, और 2i इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 1 dx, और 1 dx जब हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 का, तो x हो जाएगा, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम पुट कर देंगे। लोअर लिमिट अपर लिमिट को पुट करेंगे यानी कि पाई बाई 2 आएगा और माइनस के 0, यानी कि माइनस के 0, और पाई बाई 2 जो है इसके हम लिखेंगे, केवल 0 को हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर 2i इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा और i इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 4, यही हमारे पास आंसर होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0 टू पाई बाई 2 लिमिट दी हुई है और x tan x अपॉन sec x प्लस cos x dx, ये हमारे पास
फंक्शन दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर ए हमने मान लिया, तो आई इक्वल टू हमने माना। जब हम इसमें त्रिगुण नंबर 4 लगाएंगे, त्रिगुण नंबर 4 में हम क्या करते हैं, जहां पर भी एक्स दिया हुआ है वहां पर हम अपर लिमिट में से उस एक्स को घटा देंगे। तो क्या करना है कि लिमिट इंटीग्रेशन की है 0 टू पाई, तो पाई लिमिट है, अपर लिमिट पाई है, तो पाई माइनस एक्स लिखेंगे और tan पाई माइनस एक्स, sec पाई माइनस एक्स और cos पाई माइनस एक्स ही करना है। ठीक है, तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा और tan पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan एक्स होता है। sec पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस sec एक्स होता है। और cos पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस के cos एक्स होता है। ठीक है, आइए आगे सॉल्व करें। तो देखिएगा जो tan है उसकी हम जो है इनमें दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले पाई में करेंगे तो माइनस माइनस का tan है तो माइनस पाई tan एक्स आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस एक्स tan एक्स आ जाएगा, और अपॉन में माइनस को कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ जाएगा, sec एक्स प्लस cos एक्स होगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर हमने क्या किया, ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो ये अंदर भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट करने के लिए हमने ये किया है, तो पाई tan एक्स माइनस एक्स tan एक्स अपॉन sec एक्स प्लस cos एक्स होगा। ठीक, अब इन दोनों को हम अलग अलग लिख लेंगे, यानी कि इतने को हम अलग लिखेंगे इसके साथ और एक बार इसके साथ। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास हुआ पाई tan एक्स अपॉन sec एक्स प्लस tan एक्स, और ये माइनस है तो ये तो आपस में कट ही जाएगा, तो ये माइनस माइनस जो हो जाएगा ये जाएगा 0 टू पाई और x tan एक्स अपॉन sec एक्स प्लस cos एक्स dx। ठीक है, चलिए अब देखिएगा किस तरीके से करना है। ये जो हमारे पास है इसको आप ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या है हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये वही है, यानी कि यही हमारे पास आई होगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो पाई है उसको हमने शुरू में लिखा और tan एक्स अपॉन sec एक्स प्लस cos एक्स। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे पास जो क्वेश्चन है वही दिया हुआ है, तो ये आई मानेंगे, तो यानी कि पाई 0 टू पाई इसकी लिमिट हो जाएगी और tan एक्स अपॉन sec एक्स प्लस cos एक्स dx हो जाएगा। क्लियर, अब हम इसको क्या करेंगे, tan एक्स को बदल लेंगे sin एक्स अपॉन cos एक्स में और sec एक्स को 1 अपॉन cos में, और cos तो ये है ही। अब दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमें क्या आएगा, जो sin एक्स है ये sin एक्स का sin एक्स रहेगा और अपॉन में cos एक्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो ये नहीं नीचे भी cos एक्स आएगा, तो cos एक्स से cos एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या sin एक्स, यानी कि sin एक्स अपॉन और ये क्या होगा 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब देखिएगा इसमें कैसे करेंगे, इसमें हम जो है प्रगुण नंबर 6 लगाएंगे। प्रगुण नंबर 6 क्या कहता है कि यदि इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू 2a fx dx है तो हम क्या करेंगे 2 को शुरू में लिख लेंगे और लिमिट को हम क्या कर देंगे, अपर लिमिट को आधी, यानी कि 2a है तो सीधे सीधी 2 जो a है वो आ जाएगी, यानी कि उसकी आधी हो जाएगी पहले से, तो एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यदि हमारे पास एफ 2a माइनस एक्स और एफ एक्स फंक्शन होगा, तो यदि हम इसमें रखें तो क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई, और ये क्या है ये वाला 2 आ जाएगा यहाँ पर 2, और लिमिट जो है वो आधी हो जाएगी। तो लिमिट क्या है हमारे पास पाई, तो पाई की आधी क्या हो जाएगी पाई बाई 2, और 0 की लिमिट 0 रहेगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, यानी कि फंक्शन हमारे पास सेम रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i इक्वल टू पाई लिमिट 0 टू पाई बाई 2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से, तो cos x इक्वल टू t मानेंगे माइनस sin x dx का जो समाकलन अवकलन होता है वो होता है। ठीक है, और ये क्या जाएगा dt, तो माइनस को इधर ले जाएंगे तो sin x dx इक्वल टू माइनस के dt हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिमिट को चेंज करना है, तो जब x इक्वल टू 0 था तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, x इक्वल टू पाई बाई 2 था तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो लिमिट कितनी बन गई हमारे पास 0 टू पाई बाई 2 से क्या चेंज हुई 1 टू 0, कितनी हुई 1 टू 0, तो क्या करेंगे 1 टू 0 करेंगे, और जहां पर हमारे पास ऊपर दिया हुआ था sin x dx, तो sin x dx की जगह पर क्या रखेंगे dt, तो dt रखा और वो भी माइनस में। ठीक है, जहां पर cos स्क्वायर एक्स है वहां पर क्या आ जाएगा t स्क्वायर। क्लियर, अब इतना हो गया, इतना होने पर हमारे पास क्या है जो माइनस है उसको हम शुरू में ले आएंगे माइनस पाई, लिमिट हो जाएगी 1 टू 0 और 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt। अब देखिएगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो a की जगह पर 1 है तो क्या आ जाएगा हमारे पास सिंपल था tan इनवर्स t आ जाएगा, और लिमिट हो जाएगी 1 टू 0। जब हम इस लिमिट को कंप्लीटली रखेंगे तो माइनस पाई, और पहले रखेंगे अपर लिमिट 0 तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा, और लोअर लिमिट रखेंगे माइनस में तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 जो होता है वो tan 0 का मान होता है, 1 जो होता है वो tan पाई बाई 4 का मान होता है, तो इसको हमने लिख लिया है। तो tan इनवर्स है और अंदर भी tan है, तो क्या आएगा केवल एंगल लिखते हैं 0 और इसका एंगल हो जाएगा पाई बाई 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 4, यही हमारे पास कंप्लीट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस क्वेश्चन में एक इस तरीके से स्टेप टू स्टेप आप सॉल्व कीजिएगा कि आपके जो है एक भी क्वेश्चन वहां पर एग्जाम में छूटने ना पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि सिद्ध करना है कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx, और क्या सिद्ध करना है पाई बाई 8 log 2। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो i इक्वल टू हमें दिया जो भी इंटीग्रेशन का फंक्शन हमें दिया हुआ है उसको हम i के इक्वल लिखते हैं, तो i इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x प्लस dx। ठीक है, यहां से इक्वेशन नंबर ये 1 हुआ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, तो यहां से प्रगुण नंबर 4 जब हमने लगाया तो प्रगुण नंबर 4 क्या होता है कि जो अपर लिमिट है वो एंगल में उसको हम
उसमें से हम एंगल को घटा देते हैं, यानी कि जो अपर लिमिट है अपर लिमिट में से एंगल को घटाते हैं। तो एंगल है एक्स, अपर लिमिट है π/4, तो π/4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे यही हुआ I इक्वल टू π/4, जीरो जो लिमिट है 0 टू π/4, तो वो क्या है लॉग, और 1 प्लस टेन π/4 माइनस एक्स, यानी कि लिमिट जो है π/4 है, π/4 माइनस एक्स होगा और dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें क्या मिला, 0 टू π/4 लिमिट हो जाएगी लॉग 1 प्लस, अब यहां से हम जो है tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, tan a प्लस बी का, tan a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं तो tan a माइनस बी यानी कि a की जगह पर π/4 है और b की जगह पर क्या है x है, तो tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b होता है। तो यही हमने किया, यानी कि tan a की जगह पर क्या है π/4 और b की जगह पर क्या है x, tan π/4 माइनस tan x और 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x हो जाएगा। तो tan π/4 की वैल्यू क्या है 1 और tan x का tan x होगा, tan π/4 यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये हमें बनेगा कंप्लीटली 0 टू π/4 log 1 प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x बन जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के तो 1 प्लस tan x एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस tan x और प्लस में 1 माइनस tan x आएगा, तो tan x से tan x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 और 1 2 ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 अपॉन में 1 प्लस tan x। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि जब हमारे पास log m अपॉन n होता है तो हम क्या लिखते हैं उसको log m माइनस log n लिखते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास log 2 अपॉन 1 प्लस tan x है तो log 2 माइनस log 1 प्लस tan x लिखेंगे, इन दोनों को क्या लिखेंगे हम अलग अलग लिमिट के साथ। ठीक है, अब देखिएगा ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्वेश्चन ही है, यानी कि इसको हम i मानेंगे, तो ये जो माइनस में आई है इधर जाकर क्या हो जाएगा 2i और हमारे पास हो जाएगा लिमिट 0 टू π/4 log 2 dx। ठीक है, log 2 एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट को हम बाहर लेंगे, अंदर क्या बचेगा 0 टू π/4 लिमिट के अंदर बचेगा हमारे पास इंटीग्रेशन में 1 dx। ठीक है, 1 dx को हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, लिमिट आ जाएगा 0 टू π/4, 0 टू π/4 x में लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा log 2 π/4 माइनस 0, π/4 माइनस 0 का π/4 होगा, तो यहां पर जो 2 है ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा π/8 log 2, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि सिद्ध करें कि 0 टू पाई जो है ये इंटीग्रेशन की लिमिट दी हुई है और x dx अपॉन a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x और इक्वल टू में पाई स्क्वायर 2ab। ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है, लेकिन किस तरीके से प्रगुण के सहायता से हम सॉल्व कर सकते हैं आइए इसको देखते हैं। तो हमारे पास i इक्वल टू दिया है 0 टू पाई लिमिट और x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। इक्वेशन नंबर हमने क्या माना, इक्वेशन नंबर 1। प्रगुण नंबर 4 है, प्रगुण नंबर 4 को हम लगाएंगे, यानी कि जहां पर x है वहां पर लिखेंगे पाई माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पर प्रगुण नंबर 4 लगाया हमने, पाई माइनस x हो गया, और यहाँ पर a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस x और प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर हमें क्या मिला, देखिए cos स्क्वायर पाई माइनस x यानी कि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos होता है, तो cos का cos ही रहेगा, 180 में कुछ नहीं बदलता है, तो क्या करेंगे साइन स्क्वायर x और पाई माइनस x को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x लिखेंगे सिंपली। ठीक है, अब देखिएगा पाई माइनस x है तो एक बार पाई के नीचे लिखेंगे सभी को, एक बार x के नीचे लिखेंगे सभी को लिमिट के साथ, और यहाँ पर जब दोनों फंक्शन हुए तो ये फंक्शन हमको मिला, कंप्लीट इक्वेशन है, तो ये हमने माना i। ठीक है, ये i इधर जाएगा तो ये 2i हुआ, और यहां पर देखिएगा हमने क्या किया कि इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, अंश में और हर में cos स्क्वायर x से भाग दे दिया, तो 1 को हम cos स्क्वायर x से भाग देंगे तो 1 अपन cos स्क्वायर x हो जाएगा। नीचे जो फंक्शन है a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, इसको हम cos स्क्वायर x से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, अब ऊपर का जो फंक्शन है वो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए सॉरी देखिए यहाँ पर जो ऊपर का फंक्शन है हमारे पास क्या है 1 अपॉन cos स्क्वायर x है, तो इसको हम लिखेंगे sec स्क्वायर x। ठीक है, अब ये इसके साथ जाएगा तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट होगा तो a स्क्वायर आएगा, अब ये इसके साथ जाएगा तो sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x का था tan स्क्वायर x होता है। ठीक है, अब हम क्या करना है, इसी में प्रगुण नंबर 6 और लगा देना है। प्रगुण नंबर 6 को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, 0 टू 2a है, 0 टू 2a है, और ये क्या हो जाएगा 2 शुरू में आ जाता है और घात जो है वो आधी हो जाती है, तो यही हमें करना है कि 2 हम शुरू में लिखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा यहाँ पे पाई के साथ, और घात कितनी थी, सॉरी जो अपर लिमिट है वो कितनी थी, पाई है, और पाई की जो आधी है पावर जो हमारे पास आधा है वो कितना हो जाएगा π/2, क्योंकि जो लिमिट है अपर लिमिट वो आधी हो जाती है प्रगुण नंबर 6 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लिमिट कितनी बन जाएगी 0 टू π/2 हो जाएगी, और फंक्शन हमारे पास सेम रहेगा sec स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, b tan थीटा b tan x इक्वल टू t मान लेंगे तो क्या हो जाएगा b sec स्क्वायर x, यहां पर देखिएगा b sec स्क्वायर x dx हो जाएगा और इक्वल टू में dt, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू a 1 अपॉन b और dt हो जाएगा 1 अपॉन b dt, यानी कि जहां पर sec स्क्वायर x dx है वहां पर क्या रखेंगे हम 1 अपॉन b dt। यहां पर हमने रखा
1/b/dt। और जब लिमिट हम देख रहे हैं तो जब x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू कितना है 0, और जब x इक्वल टू π/2 है तो t इक्वल टू क्या है इतना इन्फिनिटिव। तो 0 टू इन्फिनिटिव लिमिट हो जाएगी। जहां पर sec स्क्वायर x dx था वहां पर हम क्या रखेंगे 1/b/dt, और जहां पर हमारे पास tan था वहां पर रखेंगे हम b tan x की जगह पर tan जो t है वो इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए जब हम इसको बाहर ले जाएंगे तो ये इसके नीचे आएगा, तो 2π/b हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट हो जाएगी, 1/a² प्लस t² और dt हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली हम इसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, सबको पता है कि जब अगर यहाँ पर 1 है तो हमारे पास tan इनवर्स आता है, अगर यहाँ पर a है तो 1/a tan इनवर्स x/a आ जाएगा, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। तो 2π/ab, और यहां पर अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स पाई जो इन्फिनिटिव अपॉन a माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट रखेंगे तो 0/a आ जाएगा। अगर हम किसी भी इन्फिनिटिव को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो इन्फिनिटी ही बन जाता है, और किसी जीरो को अगर किसी संख्या से भाग देंगे तो वो जीरो ही बन जाता है। क्या बनेगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। अब इन्फिनिटी किसका मान होता है tan 90 का मान होता है, तो इन्फिनिटी की जगह tan 90 हमने लिखा, और यहाँ पर 0 किसका मान होता है tan 0 का मान होता है, तो 0 की जगह पर tan 0 लिखा। अब इसके एंगल को लिखेंगे तो 90, और ये हो जाएगा हमारे पास 0, 90 डिग्री माइनस 0, तो 90 डिग्री को हम लिखते हैं π/2 और 2π/ab हो जाएगा। ठीक है, इस 2 से इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो ये क्या हो जाएगा π²/2ab, तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू π²/2ab। यही हमें जो है आंसर लाना था। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन का भी क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आता ही आता है। देखिए गामा फंक्शन क्या है, गामा फलन को सामान्यतः जो है गामा फलन को सामान्यतः इस तरीके से डिनोट करते हैं, यानी कि ऐसे बना देते हैं और n इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, जिसे सूचित किया जाता है। हम पढ़ेंगे इसको गामा n। ठीक है, यानी कि अगर इस तरीके का आपको चिन्ह मिले तो ये जो है ये क्या है गामा कहलाता है। ठीक है, तो गामा n इसको पढ़ेंगे तो गामा n जो हुआ वो फंक्शन हुआ n का। ठीक है, अब देखिए परिभाषा क्या है, परिभाषा निश्चित समाकलन जो होता है वो 0 टू इन्फिनिटिव e की पावर माइनस x x की पावर n dx, जहां पर n क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है, और उसको जो है हम n का गामा फलन कहते हैं। ठीक है, अतः हम कहेंगे गामा n इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फिनिटिव e की पावर माइनस x x की पावर n dx, और n जो है वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसके गुण क्या क्या है, यदि गामा n+1 है तो हम लिख सकते हैं n गामा n, या फिर गामा n+1 को n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जहां पर n क्या है एक धन पूर्णांक है। ठीक है, गामा 1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और गामा 1/2 की वैल्यू हमेशा √π होती है। ठीक है, जहां पर अगर ऐसे मिले कि आपको गामा 5 है तो उसको हम तोड़ लेते हैं, एक कम में तोड़ लेते हैं, यानी कि 4+1 लिख सकते हैं, और 4+1 को हम लिख सकते हैं या तो हम लिखेंगे फैक्टोरियल में, यानी कि n+1 अगर गामा में दिया हुआ है तो उसको हम लिखते हैं n फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल लिखते हैं, या हम लिख सकते हैं 4 गामा 4। ठीक है, इसी तरीके से यदि 5/2 है तो 5/2 को तोड़ सकते हैं हम गामा 3/2 +1 में, तो 3/2 गामा 3/2 हो जाएगा। फिर 3/2 को तोड़ेंगे 1/2 +1, तो क्या हो जाएगा 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, और √π होती है तो इसको सॉल्व करेंगे 3√π/4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे हम क्वेश्चन करेंगे, तो एक फॉर्मूला और आपके पास है जो आपका जो है हर क्वेश्चन में काम आएगा। तो देखिए लिमिट 0 टू π/2 साइन की पावर mx और कॉस की पावर nx dx के रूप में यदि समाकलन का मान निकालना हो तो दिया गया फलन यदि हमारे पास इस फॉर्म में है कि लिमिट 0 टू π/2 साइन mx cos nx dx के रूप का हो, तो गामा फलन जो है गामा फंक्शन की सहायता से इसका मान जो है आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे, सूत्र होगा हमारे पास लिमिट 0 टू π/2 साइन mx cos nx dx, और ये होगा गामा m+1/2 गामा n+1/2 और 2 गामा m+n+2 और बाई 2। ठीक है, जहां पर mn क्या है एक धन पूर्णांक है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को देखने के बाद आपको जो है कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। काफी ज्यादा इजी है, बस केवल फॉर्मूले को हमें रख देना है। ठीक है, पहले हमें क्वेश्चन की फॉर्म देखनी है, क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है, किस रूप में दिया हुआ है। इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू π/2 cos x की पावर 5 cos पावर 5x cos पावर ऑफ 5x है, और साइन पावर ऑफ 4x dx है। ठीक है, तो यहां पर साइन की पावर में जो है उसको हम m लिखते हैं, और कॉस की पावर में जो है उसको हम n लिखते हैं। कहां से, यहां से। जो साइन की पावर में है उसको हम लिखेंगे, साइन की पावर में लिखेंगे m, और कॉस की पावर में लिखेंगे n। तो साइन की पावर में जो है 4 उसको हमने m लिखा,
कॉस की पावर में जो है उसको हमने क्या लिखा, n लिखा। फॉर्मूला हमारे पास है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। ठीक है, तो क्या रखेंगे, वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद हमारे पास देखिए किस तरीके से हमें बनता है। गामा m की जगह पर करेंगे 4 तो 4 हो जाएगा 4 प्लस 1/2, गामा 5 प्लस 1/2 हो जाएगा, और 2 गामा जहां पर m था वहां पर 4, जहां पर n था वहां पर 5, तो 4 प्लस 5 प्लस 2/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो गामा 5/2 आएगा, गामा 3 आ जाएगा, यानी कि 5 प्लस 1 6/2 3 आ जाएगा। यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गामा 11/2 आएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कीजिएगा कि 5/2 को क्या लिख सकते हैं, गामा 3/2 प्लस 1 लिख सकते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, गामा 3 ही रहेगा। अब देखिएगा 2 गामा 11/2, तो देखिए 3/2 प्लस 1 को 3/2 गामा 3/2, और ये जो गामा 3 है इसको क्या लिख सकते हैं हम, फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे आ जाएगा 2 गामा 11/2 को 9/2 प्लस 1 लिख सकते हैं, और 9/2 प्लस 1 है तो क्या आ जाएगा 9/2 गामा 9/2, और यहां पर 3/2 गामा 3/2 को क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1, और यहां पर गामा जो हमारे पास गामा 3 था उसको 2 फैक्टोरियल लिखा था, तो फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 × 1। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आगे बढ़ने पर क्या है 3/2 और ये गामा 1/2 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, गामा जो 1/2 प्लस 1 है वो क्या होता है 1/2 गामा 1/2, और ये 2 × 1 हो जाएगा 2, तो ये यहां पर देखिएगा 9/2 को लिख सकते हैं 7/2 प्लस 1, 7/2 प्लस 1, यानी कि 2 × 9/2 गामा 7/2 प्लस 1। अब देखिएगा गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई होती है, तो जहां पर गामा 1/2 है वहां पर क्या है रूट पाई, तो 3/2 × 1/2 × रूट पाई × 2 हो जाएगा। अब देखिएगा जब हमारे पास फिर से ये n+1 का फॉर्म बना, तो जब हमारे पास होता है गामा n+1, तो इसको हम लिखते हैं गामा यानी कि n गामा n। ठीक है, यानी कि जो यहां पर है उसी को गामा से पहले उसी को गामा के अंदर, तो 7/2 है तो 7/2 गामा 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से करते जाएंगे, 7/2 को तोड़ेंगे तो 5/2 प्लस 1 बचेगा। इस तरीके से हमें एक सीक्वेंस मिली, यानी कि 9/2 मिल रहा है और 7/2 मिल रहा है, 5/2 मिला इसी तरीके से, यानी कि 9 में से 2 गए 7 बचे, 7 में 2 गए 5, 5 में 2 हो जाएंगे 3, अब के बाद 3 का फैक्टर आएगा, यानी कि विषम संख्या का घटता क्रम आ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर हम जब कंप्लीटली इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9/2 7/2 5/2 3/2 और 1/2 आएगा, लास्ट में 1/2 गामा 1/2 बनेगा, और गामा 1/2 का मान होता है रूट पाई, नीचे आ जाएगा तो 3 रूट पाई अपॉन 2 ऊपर है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3/2 अपॉन जब इसको हम पूरे सॉल्व करेंगे 945/16 आएगा। ठीक है, ये नीचे का कंप्लीटली सॉल्व करेंगे 945/16 आएगा। अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये उल्टा हो जाता है, जब वो इसको ऊपर ले जाते हैं 3/2 × 16/945 को कट करेंगे तो 8/315 आएगा, यही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये आपको कंप्लीटली समझ में आने वाला है। तो देखिए 0 to π/2 लिमिट में दिया हुआ है और फंक्शन दिया हुआ है cos 8x, यानी कि एक ही फंक्शन है, साइन का हमारे पास कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है। तो जब हमारे पास कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है तो इसको माना हमने 1, और जब हमने sin x की पावर 0, यानी कि अगर किसी की भी फंक्शन की पावर अगर हम 0 करते हैं तो उसका मान 1 ही होता है। तो अगर x की जगह पर हम जो है b रख दें, जब 0 करें तो तब भी मान जो है वो 1 ही होगा। ठीक है, तो sin x की पावर अगर 0 करें तो तब भी मान 1 होगा, तो 1 की जगह पर हमने लिखा sin x की पावर 0, और cos की पावर 8 है ही, तो m जो है वो sin की पावर है तो 0 हो जाएगा, और n जो है वो cos की पावर है यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में रखेंगे तो फॉर्मूले में हमारे पास हो जाएगा गामा 0 + 1/2 और गामा 8 + 1/2, 2 गामा 8 + 0 + 2/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर आएगा गामा 1/2, यहाँ पर आएगा गामा 9/2। ठीक है, अब जो है 9/2 को हमने क्या लिखा, 9/2 को गामा 7/2 + 1 लिखेंगे, तो यहाँ से 7 से स्टार्ट होगा, 7 5 3 1 यहाँ तक शुरू होगा, और लास्ट में जो बचेगा वो बचेगा गामा 1/2, तो गामा 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट पाई। यहाँ पर भी क्या है गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई है, और नीचे क्या है ये 5/10 है, तो रूट क्या हो, ये गामा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। गामा n तो क्या लिख सकते हैं, तो जो गामा n होता है तो गामा n जो है वो क्या होता है n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां से देखिएगा गामा n = n-1 का फैक्टोरियल होता है, तो यहाँ पर 5 है तो 5 में से एक कम करेंगे, यानी कि 4 का ये हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे तो यहाँ पे कंप्लीटली हमने जब सॉल्व किया तो 5/2 आ जाएगा, इंटू
अब की बार देखिए यहाँ से 7 जो है हमने यहाँ पे लिख रखा है, 7 यहाँ से लिख रखा है, तो 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम करेंगे तो क्या आएगा, ये 105/16 आएगा और नीचे आ जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल का जो 4 है वो आएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 4 को क्या लिखेंगे, यानी कि 4 को हम 1 तक लिखते चले जाएंगे। ठीक है, ये फैक्टोरियल 4 को हम खोल दिया तो देखिएगा 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ऊपर आ जाएगा 105/16। तो 105/16 और नीचे का सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 48, तो 1/48 आएगा। अब जब हम करेंगे पाई 105/16 इंटू 1/48 तो इसको सॉल्व करेंगे तो पाई 35/256, यही हमारे पास कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से गामा फंक्शन कीजिएगा। गामा फंक्शन का केवल फॉर्मूला और आपको प्रगुण याद रखने होंगे, तभी आप जो है निश्चित समाकलन को सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 को हम करेंगे, चैप्टर नंबर 7 को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 7 का कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीटली हम यहाँ पर जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी चैप्टर नंबर 7 की, और चैप्टर नंबर 7 है समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तब तक के लिए इस वीडियो को आप जो है अच्छी तरीके से वॉच कीजिएगा। एक बार देख करके आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कीजिएगा। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 समाकलन के अनुप्रयोग के साथ।